डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया गाइज। इन टुडेज वीडियो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इन डिटेल्ड मैनर में दलित लिटरेचर, दलित राइटर्स एज वेल इम्पॉर्टेंट वर्क दैट यू नीड टू प्रिपेयर इन डिटेल्ड मैनर। आज का वीडियो रियली बेस्ड ऑन दलित लिटरेचर. इट रियली हेल्प यू in your upcoming UGC NEET English Literature Examination. Well, start today's video. So सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स यही सजेस्ट करूँगी what we mean by and what is the importance of Dalit literature, because if you clear this concept once in your mind, so you easily clear many concepts associated with this particular topic. Okay, so मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, दलित लिटरेचर से आपको हर 6 मंथ्स में क्वेश्चंस 2 और 3 बनते ही बनते एग्जामिनेशन ऑफ योर, सो यू हैव टू प्रिपेयर. और मैं आपको सेलेक्टेड राइटर सजेस्ट करूंगी जिनको आपने ओनली स्टडी करना है, इनफैक्ट उनके वर्क्स देखने, एंड यू डन विद योर दलित लिटरेचर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो दलित लिटरेचर है, इट इज़ नॉट जस्ट अ लिटरेरी मूवमेंट, it is a social, political, cultural, and of course linguistic intervention we consider it, right. So basically आप देखेंगे जो नेट एग्जामिनेशन है उसमें जो दलित लिटरेचर है, मोस्टली थ्योरी, राइटर्स, उनकी आइडियोलॉजी एंड ऑफ कोर्स उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट पर आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं. सो दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड एंड व्हाट एग्जैक्टली जो दलित लिटरेचर है फोकस ऑन. सो आप देखेंगे जो दलित लिटरेचर है वो रिप्रेजेंट करता है द वॉइसेस ऑफ ऑप्रेस्ड. इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है. वाई आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेनिंग ऑल दी थिंग्स, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड और टू क्लैरिफाई इन योर माइंड, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको नाउ डेज एग्जामिनेशन में टारगेट हो रहे हैं बाय एग्जामिनर. सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ओके, सो बेसिकली यू मस्ट नो अबाउट इट कि जो दलित लिटरेचर है, it actually represent the voices of the oppressed. Okay, so overall जो voice है आपकी oppressed आप कोई भी हो सकते हैं. यहाँ पर basically हम लोग कास्ट को फोकस करेंगे. so basically जो मेन पर्पस है टू जस्ट गिव द वॉइस टू ऑपरेज, स्पेशली कम्युनिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ जो हिस्ट्रिकली अगर आप उनको देखेंगे कि उनको अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज वेल सोशल एक्सक्लूजन देखने मिला था, राइट. तो ओवरऑल ये जो दलित लिटरेचर है, इट ब्रेक द साइलेंस, राइट, इम्पोज्ड बाय डोमिनेंट कास्ट. तो जितना भी जो डोमिनेंट कास्ट था, डोमिनेंट कास्ट के थ्रू जितना भी, राइट, बेसिकली जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, तो उस साइलेंस को, जो बेसिकली उस वर्ग के लोग जो साइलेंस थे उस समय, उस साइंस को तोड़ना है. दैट्स इट द स्टडी ऑफ दलित लिटरेचर. एज वेल आप देखेंगे कि यहाँ पर ना जितने भी दलित राइटर्स हैं, दे आर जस्ट फेसिंग, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस को फेस किया है इन हिज और हर लाइफ, दे आर जस्ट with the help of their writings expose this important topic, right. Hope you understand here ki what we mean by it and what is the importance of this literature. Only then we can understand further study, further जो भी आपके टॉपिक्स हैं, फर्दर जो भी हम लोग स्टडी करेंगे, जिस भी राइटर को भी स्टडी, यू गाइज कैन ईजिली अंडरस्टैंड. ओके, मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक चीज़ इनफैक्ट आपके साथ कुछ फैक्ट्स और सजेस्ट करना चाहूँगी रिगार्डिंग क्रिएट्स अ न्यू लिटरेरी ट्रेडिशन, राइट. आपका जो दलित लिटरेचर है, हाउ इट क्रिएट्स अ न्यू लिटरेरी ट्रेडिशन. सो बेसिकली अगर मैं आपसे 1960s की बात करूं, लेट मी स्पेस फर्स्ट. ओके, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. अगर मैं आपसे 1960s बिफोर बिफोर द 1960s की बात करूं, तो जो दलित वॉइस रहता था, जो दलित वॉइस जिससे बेसिकली वी स्टडी इन टूडेज एज ए ब्रॉड अ कॉन्सेप्ट, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, बिफोर आप बोल सकते हो 1960s के, जो दलित वॉइस थी वो नॉट कंसिडर्ड लिटरेरी, इसको लिटरेरी कंसिडर नहीं किया जाता था. अब आपको यहाँ से ना स्टेटमेंट्स मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब बेसिकली इट क्रिएट्स और क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड है. ओके, सो आप देखेंगे कि इट वॉज नॉट कंसिडर्ड लिटरेरी. तो बेसिकली जो 1972, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट दिस द दलित पैंथर मूवमेंट दैट वी कॉल्ड, महाराष्ट्र से जिसका एसोसिएशन है, दिस मूवमेंट चेंज्ड एवरीथिंग, राइट. सो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया 1960 से बिफोर क्या था, जो दलित वॉइस थी उसको लिटरेरी कंसिडर नहीं किया जाता था. ओके, बट
1972 में जो आपका द दलित पैंथर मूवमेंट आया, अभी मैं आपको ये भी सजेस्ट कराऊंगी फर्दर इन माय वीडियो. सो बेसिकली द दलित, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा. दलित पैंथर जो आपका बेसिकली मूवमेंट आया, इट एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र, राइट. मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में भी आपको डिस्कस किया हुआ है. सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर मूवमेंट कंप्लीट चेंजेस लेकर आया. ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है. एंड व्हाट दिस मूवमेंट अबाउट, अगर मैं पर्टिकुलर इस मूवमेंट के बारे में आपसे बात करूं तो आप देखेंगे यू गेट कि जो ये मूवमेंट था, इट अनकरेज दलित ऑटोबायोग्राफीज. तो ये जो मूवमेंट था इसने क्या किया, इनकरेज किया. इनकरेज किसको किया, जो दलित बेसिकली ऑटोबायोग्राफीज है. अब आप देखेंगे जितने भी आपके दलित राइटर्स हैं, आप देखेंगे दे मस्ट राइट ऑटोबायोग्राफी. वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू जस्ट एक्सपोज देयर ओन एक्सपीरियंस एज इन दिस कास्ट. ओके, क्योंकि वो दलित हैं और उन्होंने क्या क्या फेस किया अपनी कंप्लीट लाइफ में. आप मान के चलिए कि उनके चाइल्डहुड से लेकर उनकी कंप्लीट जो लाइफ उन्होंने एक जिया है, तो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए हैं, राइट, एज ए दलित. ओके, सो उन्होंने ऑटोबायोग्राफीज लिखना शुरू करा. एंड दिस केम आफ्टर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपका द दलित पैंथर मूवमेंट 1972. इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है. एंड ये जो मूवमेंट था कहीं ना कहीं इसने इनकरेज किया दलित ऑटोबायोग्राफीज को, और जो हार्श रियलिज्म है उसको कहीं ना कहीं पॉपुलराइज्ड किया. पॉपुलराइज्ड जो बेसिकली हार्श आपका रियलिज्म है, ठीक है, तो उसको इन्होंने पॉपुलराइज किया. एंड दे इंट्रोड्यूस्ड बेसिकली ये जो मूवमेंट था, ये जो 1972 वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दलित पैंथर मूवमेंट. सी दिस इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टोन ऑफ एंगर, एजर्शन एंड ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्टिव. ओके, सो आप देखेंगे काफ़ी सारी ऑटोबायोग्राफीज बिकम माइलस्टोन. और जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जिनका जूठन से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अभी बिफोर जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था 7 जनवरी को, तो वहाँ पे प्रेजेंट था. आपने देखा भी होगा, मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था व्हेन आई वाज सॉल्विंग द ऑल मेजर वर्क्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पेपर ऑफ योर. तो आपने देखा होगा कि जो आपका दलित लिटरेचर से क्वेश्चन आया था, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे. मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो एक तरह से चेक कर रहे थे स्टूडेंट की. और उससे पहले के भी पेपर आप उठा के देखेंगे, यू सी दलित लिटरेचर से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन ही मिलते हैं. सो यू मस्ट नॉलेज अबाउट जितना भी इम्पॉर्टेंट और टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है विद द दलित लिटरेचर, आपने उन सभी को अपने माइंड में सस्टेन करना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर 1972 दलित पैंथर मूवमेंट. ओके, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट के से एसोसिएट करके, इंटरलिंक करके मैं आपको कुछ फैक्ट सजेस्ट कर रही हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. सी, अभी आप ऑटोबायोग्राफीज देख रहे हैं, दीज आर दी ऑटोबायोग्राफीज बिकेम माइलस्टोन just because of that particular movement I'm talking about, पैंथर मूवमेंट. ओके, 1972. सो यू अंडरस्टैंड अबाउट, जैसे बामा हो गए, करुक्कू उनका, शरण कुमार लिम्बाले का अकरमाशी हो गया, बेबी कामले का द प्रिजन वी ब्रोक. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माइलस्टोन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आपका जो दलित लिटरेचर है, राइट. अभी हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप वो सभी राइटर्स की लिस्ट जो मैं आज लेकर आई हूँ वीडियो में, आई विल सजेस्ट विद यू. इससे बाहर आपको नो नीड टू स्टडी. ओके, सो गाइज, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट ज्योतिराव फुले, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट कंसीडर was one of the earliest social reformers of India, who openly actually fought against caste system, untouchability, Brahminical dominance, as well the patriarchy, and the last but not least women's oppressions. So आप देखेंगे ज्योतिराव फुले द फर्स्ट वन, इनका जो टाइम लाइन है इट इज़ 1827 टू 1890, राइट. तो मैंने बेसिकली आज कोशिश यही किया है कि जितना भी मैं आपको राइटर्स स्टडी करा रही हूँ, टॉप राइटर्स में लेकर आई हूँ फ्रॉम दलित लिटरेचर, कि मैं उनकी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने उनको सेट किया है, जिससे कि आप लोग एज इट इज़ स्टडी करें. और एग्जामिनेशन में क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजी को लेके क्वेश्चन रहता है, तो यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड फ्रॉम दी दलित लिटरेचर एंड दी टॉप दलित राइटर से आपको क्रोनोलॉजी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड सस्टेन इन योर माइंड. ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ज्योतिराव फुले. सो बेसिकली आपके ये अर्लियर सोशल
रिफॉर्मर हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग ज्योतिराव फुले की, और किस तरीके से इन्होंने कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, पेट्रियार्की एंड विमेंस ऑपरेशन पर बात किया, राइट। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये ना फाउंडर भी कंसिडर किए जाते हैं। फाउंडर है ऑफ कोर्स सत्य शोधक समाज, जिसे आप बोल सकते हो इंग्लिश में सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर, जो बेसिकली 1873 से एसोसिएटेड है। तो आपको मैं बता दूं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं जो वो स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। सो जिस भी राइटर को पढ़े, मैं आपको वैसे जो मेन राइटर्स हैं वो मैं 16 अप्रॉक्स राइटर्स लेकर आई हूँ इन टुडेज़ वीडियो ऑफ माइन। अगर आप इन 16 राइटर्स को स्टडी कर लेते हैं दलित लिटरेचर में, तो आप देखेंगे कि आपको यहीं से क्वेश्चन जो है सर्कुलेट होगा एग्जामिनेशन में। और जितने मैं राइटर्स लेकर आई हूँ बेस्ड होने आपके PYQs, राइट। सो फर्स्ट मैं आपको ज्योतिराव फुले कवर करा रही हूँ, जिसका मैंने आपको बताया कि अर्लियर सोशल रिफॉर्मर है। एज ए क्रोनोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज, जो मैंने हिंदी टाइटल बताया था, जिसका मतलब है सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर, सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर, सत्य शोधक समाज। ये बेसिकली इनका 1873, राइट, ही इज़ द फाउंडर ऑफ इट। और इम्पॉर्टेंट है विमेंस एजुकेशन को लेके, क्योंकि जो इनका सावित्रीबाई फुल्ले, बेसिकली ही एंड सावित्रीबाई फुल्ले ओपन द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया, जो 1848 में आपका आया था, राइट। सो 1843 में इन्होंने सावित्रीबाई फुल्ले के साथ मिलकर दे हैव स्टार्टेड फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल in India 1843, right? And the next what you have to think about it, फुल्ले compared caste operations with African slavery। इन्होंने कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम था, जो कास्ट ऑपरेशंस था, उसको इन्होंने किसके साथ कंपेयर किया, अफ्रीकन स्लेवरी के साथ, राइट। एंड व्हाट यू हैव टू स्टडी नेक्स्ट, इनका जो इम्पॉर्टेंट बुक है दैट ही रॉट, गुलामगिरी। मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, गुलामगिरी, राइट। तो बेसिकली इनका जो ये बुक था, इसमें इन्होंने इसी आइडिया को टारगेट किया कि जैसे अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जाता है, इन अ सेम मैनर आप देखेंगे इंडिया में जो बेसिकली शूद्र कास्ट के लोग हैं उनको दबाया जाता है, जो अदर 3 कास्ट जो है अपर कंसिडर की जाती है। तो शूद्र को सबसे डाउन कंसिडर किया जाता है और उनको सभी के थ्रू एक्सप्लॉइट किया जाता है इन इंडिया ऑल्सो। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण जो सोसाइटी है, दे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं फ्रॉम द हिस्टोरिकल, आप देखेंगे फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ आर हिंदू समाज। आप यही देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्राह्मण है, दे डोंट इनफैक्ट दे डोंट वांट टू टच द शूद्र पीपल, ओके। तो एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पर इसी आइडिया को अपनी इस बुक में गुलामगिरी में फोकस किया था। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। एंड बेसिकली इन्होंने जो ये ट्रुथ रिवील किया रिगार्डिंग, इन्होंने यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी किया ब्राह्मणिकल मिथ को लेके। आपने देखा होता ब्राह्मण जो थे किस तरीके से उन्होंने एक आर्टिफिशियल स्टोरीज कनेक्ट की हुई थी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, पुराणिक मिथ जिसे ये बोलते हैं, किस तरीके से इन्होंने दूसरे लोगों पर कंट्रोल किया, विश्वास उनको ऐसा दिलाया, एक अंधविश्वास सुपरस्टिशियस में उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी को कंप्लीटली इम्पोज किया हुआ था, राइट। तो इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया अपनी बुक गुलामगिरी में। फुले एज इंस्पायरेशन ऑफ दलित लिटरेचर, तो आप देखेंगे कि जो फुले हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन है दलित लिटरेचर की आफ्टर दैट। तो आपको इनके इस वर्क का ध्यान रखना है। गुलामगिरी जो इनका 1873 में आया था, दैट यू कैन से सिलेवरी, राइट। सो बेसिकली इनका मोस्ट फेमस बुक है, जिसे इन्होंने कंपेयर किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विद सिलेवरी। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सिलेवरी के साथ कंपेयर किया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ द कोर आइडिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सभी दलित राइटर्स ने लिखा है, बेसिकली दे कहीं ना कहीं एक्सपोज जो भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन इस कास्ट के साथ हो रहा है, तो दे हैव एक्सप्लोर। लेकिन किसने कौन से कोर आइडिया को एक्सप्लोर किया अपनी राइटिंग्स में, ये आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। और दैट्स वाई आई एम जस्ट सेइंग कि जो आपके ज्योतिराव फुले है, इन्हों का जो गुलामगिरी वर्क आया था 1873, इन दिस वर्क ही कंपेयर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विद स्लेवरी, and after that he breaks religious myth and calls for equality, right। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
एंड गाइस ज्योतिराव फुल्ले को महात्मा फुल्ले भी बोला जाता है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है. ही ऑल्सो कॉल्ड महात्मा फुल्ले, right? Jyotirao Phule. So here I discussed about, in fact I have discussed with you all Gulamgiri, most important work written by Jyotirao Phule, 1873 publication. Now we will discuss about Dr. B.R. Ambedkar. So guys, here we have Dr. B.R. Ambedkar. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनका complete life एक kind of symbol बना, you know, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट. आपने देखा इनका जो पूरी लाइफ था किस तरह इन्होंने बिताया अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट. सो ओवरऑल अगर मैं इनकी टाइम लाइन की बात करूँ, इट इज़ 1891 टू 1956. आफ्टर ज्योतिराव फुल्ले वी स्टडीड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. एज आई टोल्ड यू कि मैं क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग आपको लेकर आऊँगी. सो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर बेसिकली वॉज अ इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर भी थे, एंड ऑफ कोर्स प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि वी ऑल नो अबाउट कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ बेसिकली आपके भीमराव अंबेडकर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कंसीडर किए जाते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. एंड ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर इन दलित, बहुजन एंड सोशल जस्टिस मूवमेंट, राइट. और इनका जो बेसिकली इन्होंने अपनी लाइफ में जो फाउट किया, जो इनका लाइफ लॉन्ग फाउट था अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटी, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, एज वेल इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन. सो आप देखेंगे ही बिलीव्ड इन एजुकेशन. इनका स्टार्टिंग से ही बिलीव था टूवर्ड्स एजुकेशन, राइट, एज वेल इक्वालिटी, right, and liberty, so and so forth guys, like human rights and fraternity. So इन सभी चीज़ों को लेकर इनका एक ट्रस्ट था. एंड ऑफ कोर्स ये आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट, जो बेसिकली फ्रेम था एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन. तो ये बेसिकली चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जहाँ पर इन्होंने हर पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वालिटी को सबसे ग्रेट कंसीडर किया, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस. सो ओवरऑल आप देखेंगे इन्होंने उन चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दिया बेस्ड ऑन इक्वालिटी, राइट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका वर्क है, मैं प्रॉपर वर्क नहीं बोलूँगी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 1936 देखिए मूवमेंट भी था जिसमें इनका एसोसिएशन था. तो बेसिकली ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, वेयर ही अटैक कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण, बेसिकली मनुस्मृति, राइट, एंड कॉल्स फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट, जहाँ पर इन्होंने कंप्लीटली और बिल्कुल क्लियर ही बोला कि जो मनुस्मृति है और जो ब्राह्मण्स हैं इनको इन्होंने कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट कंसीडर किया. इन्होंने अटैक किया ऑन कास्ट सिस्टम पर अपने इस बुक में, राइट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊं रिगार्डिंग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बेसिकली आफ्टर दैट इट कंसिडर फेमस इनफैक्ट पावरफुल बुक बाय आपके बी आर अम्बेडकर. सो बेसिकली ओरिजिनली इट वॉज अ स्पीच. ये इनका स्पीच था फॉर दी जो बेसिकली इनका लाहौर में कॉन्फ्रेंस रहा था 1936. तो बेसिकली ये वहाँ पर इन्होंने स्पीच डिलीवर्ड किया था, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया था, इवन बिकॉज अम्बेडकर स्पीच डायरेक्टली अटैक, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली अटैक किया ऑन कास्ट एंड ब्राह्मण्स. तो दैट्स वाई इसको कैंसिल कर दिया गया था स्पीच को इनकी. सो अम्बेडकर पब्लिश्ड इट हिमसेल्फ एज अ पैम्फलेट. देन आफ्टर क्या होता है, अम्बेडकर ने इसको खुद से ही पब्लिश किया. आपने ये सभी फैक्ट्स अपने माइंड में रखने हैं क्योंकि आई विल शो यू वाई आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेनिंग यू हियर. ओके, मैं भी आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन से फैमिलियर कराऊंगी, बेसिकली जो आपका PYQ है UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर का, राइट. सो फर्स्ट ही
पब्लिश्ड इट एज अ पैम्फलेट। देखिए आपने ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है बिकॉज यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है। एंड इनका जो कोर आइडिया था ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, कास्ट कांट बी रिफॉर्म्ड, इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कास्ट को सुधरना नहीं है, ना उसको सुधारा जा सकता है, बल्कि पूरी तरह उसको क्या करना है, फिनिश करना है। जैसे क्राइम फिनिश किया जाता है, सेम वे इन्होंने ये जो बेसिकली कास्ट था, ये जो कास्ट सिस्टम था, ये इसको कम्प्लीटली बैनिश करना चाहते थे। आप इस चीज़ को मान के चलिए। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बुक जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते ही हैं। ओके, तो बेसिकली अंबेडकर ने मैं कुछ आपको पहले फैक्ट्स सजेस्ट कर दूं कि इस बुक के अंदर इन्होंने क्या चीज़ें और भी मतलब बोला था। तो मैं आपको बता दूं, जो अंबेडकर थे इन्होंने कास्ट को क्या कंसिडर किया, इज नॉट जस्ट डिवीज़न ऑफ लेबर बट डिवीज़न ऑफ लेबरर्स। यानी कि इनका मानना था कि एवरी कास्ट, जो हर कास्ट है वो रैंक्ड होना चाहिए, अपर कास्ट डोमिनेंट एंड लोअर कास्ट सफ़र, राइट। भाई उन्होंने यही तो चीज़ यहाँ पर बोली। आप कोई भी कास्ट उठा लीजिए, तो किसी भी कास्ट को कैसे आप अंडरस्टूड करते हो, या तो उसको किसी से नीचा दिखा के या उसको किसी से ऊपर दिखा के। दैट्स वाई आपके जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट टूवर्ड्स द कास्ट, और इसको वो कम्प्लीटली बैनिश ही करना चाहते थे, इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। दैट वॉज द पर्पज़ टू राइट दिस इम्पॉर्टेंट बुक। ओके, जो इनका बेसिकली यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया 1936 में। अभी देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे फैमिलियर करा दूँ। ये जो मेरे हाथ में पेपर है, इट इज़ 18 जून, आपका 18 जून जो कैंसिल्ड आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ था यूजीसी नेट का 224 में। ये बेसिकली वही पेपर मेरे पास है। एंड यू गाइस कैन सी हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स एनहिलेशन ऑफ कास्ट and corners dealt within it, concern dealt within it। so ये इनका वही वर्क है 1936। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। नाउ लेट्स रीड वन बाय वन। इट्स एन अनडिलीवर्ड स्पीच रिटन इन 1936, इज इट राइट और रॉन्ग, यू हैव टू चूज। क्योंकि यस, ये इनका एक अनडिलीवर्ड स्पीच था, एज आई टोल्ड यू, जो बेसिकली 1936 में लिखा था। It focus on the need to create a society where individuals are treated with dignity, respect, regardless of their caste. Yes, of course, he just wanted to actually remove, or you guys can say finish, what he wanted to finish, caste। और जब कास्ट ही नहीं रहेगा, देन दैट कंडीशन आप देखेंगे जो सोसाइटी है वहाँ पर इंडिविजुअल जो है इस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, मानो रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नो द नेक्स्ट वी हैव, देयर विल बी आउटकास्ट इवन इफ द कास्ट सिस्टम इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, इज इट राइट, आई डोंट थिंक सो कि ये आपका राइट है, इट्स अ रॉन्ग। एंड आइडियल सोसाइटी विल ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम, क्या ऐसा इन्होंने कहा था कि एक आइडियल सोसाइटी में, वो तो बिल्कुल कास्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म ही करने की बात कर रहे थे। तो जहाँ पर भी कास्ट के बारे में बात हो रही है और रिगार्ड आपके बी आर अम्बेडकर के वर्क एनहिलेशन ऑफ कास्ट, तो आप उसको बिल्कुल बिना सोचे गलत कर सकते हैं। वाई, बिकॉज इन्होंने कास्ट को फिनिश करने की कोर आइडिया पर बेस्ड टारगेट किया था अपने इस वर्क में, अपनी इस बुक में। होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड दिस इज़ अ फिक्टियस नॉवल, क्या ये फिक्शन था, क्या ये बेस्ड ऑन फिक्शन था, यानी कि विच वॉज नॉट रियल, इमेजिनेशन था, नो। सो ओवरऑल आप देखेंगे जो आंसर है टू दैट क्वेश्चन, वी हैव ऑप्शन नंबर ए एंड बी। दिस इज द क्वेश्चन, यू सी गाइज, दिस इज द PYQ of your UGC NET English Literature Examination, and I have not only this one, I have more questions, I'll definitely show you, but let's come back। अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने आपको इनका जो ये वर्क था, आई हैव डिस्कस विद यू ऑल। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने क्या करना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वर्क्स का क्रोनोलॉजी ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट वन and you know about what exactly contribution he did, and of course he considered the best in Dalit literature। so overall आपने इनको proper manner में study करना है, right? So guys, you can see I have arranged for you all major works written by Dr. B.R. Ambedkar। So अब आपको खुद से study करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सभी explain कर देती हूँ यहाँ पर। So first we have the problem of the rupees, its origin and its solution, that is 1923। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइटल बेस्ड है क्योंकि इट कैन
इट कैन बी आस्क्ड, ओके। सो जैसे कि आपने अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो वर्क इन दैट पर्टिकुलर पेपर ऑफ माइंड वेयर वी डिस्कस अबाउट, यू कैन सी हियर एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो इनका 1936 में आया था। और इस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन से भी फैमिलियर करा दिया। अपार्ट फ्रॉम आपने ये सभी इनके मेजर वर्क्स देखने हैं, मैंने सभी इंक्लूड नहीं किए, बट आई इंक्लूडेड इन दिस सीरीज और इन दिस लिस्ट ऑफ माइंड मेजर वन, ओके। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी आपको स्टडी करना है। और इस वर्क में आप देखेंगे इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी टारगेट क्या है, फ्लक्चुएशन के बारे में बात किया है, एज वेल इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ सिल्वर बेस्ड रुपी के बारे में बताया है। एंड इन्होंने रिकमेंड किया है फॉर अ स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम, राइट। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर बुक में जो अंबेडकर ने लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, सो ओवरऑल आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान में रखना, ही एडवोकेट इन दिस वर्क स्टेबल करेंसी। तो स्टेबल करेंसी को लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं बात की है, ओके, इन दिस बुक ऑफ हिम, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव एनहिलेशन ऑफ कास्ट, मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया 1936 इट वॉज, ओके, जो ओरिजिनली एक स्पीच था, जो अनडिलीवर्ड स्पीच था। बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट इट, नो नीड टू एक्सप्लेन नाउ। अभी नेक्स्ट वी हैव थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। बेसिकली फ्रेंड्स ये इनका पॉलिटिकल राइटिंग्स में से फेमस वन वर्क है, दैट वॉज थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, सॉरी, ठीक है, 1955 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो आप देखेंगे ये इनका पॉलिटिकल एसे है विच वॉज ही रिटन 1955, where he present his views on reorganize इंडियन स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक्स लाइन, राइट। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किया है इंडियन स्टेट को, और बेसिकली इन्होंने डिमांड किया है फॉर आंध्र स्टेट, तेलुगु स्पीकिंग के बारे में बात किया है, डिबेट्स किया है ऑन किस तरीके से सेपरेटिंग स्टेट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज होना चाहिए, एंड राइज होना चाहिए लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म का, राइट। तो ओवरऑल आप देखेंगे इनका जो ये बेसिकली बुक है, इसमें इन्होंने यही बताया है कि किस तरीके से बेस्ड ऑन लैंग्वेज हमें स्टेट्स को किस तरीके से डिवाइड करना है, बट ही ऑल्सो मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट है उसके क्या क्या बेनिफिट्स एज वेल द डेंजर्स, दोनों ही चीज़, बोथ द एस्पेक्ट्स इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क में जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड, ओके। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द बुद्धा एंड हिज धम्म। बेसिकली ये आपके बी आर अम्बेडकर का लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फिलोसॉफिकल वर्क है, दैट वॉज पब्लिश्ड पोस्टमस आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि 1956 व्हेन ही गॉट डाई। तो बेसिकली ये इनका वर्क इनके फॉलोअर्स के थ्रू आफ्टर हिज डेथ पब्लिश कराया गया है। इम्पॉर्टेंट है, 1 ईयर आफ्टर ऑफ हिज डेथ आप मान के चलिए, और इसको बाइबल ऑफ बुद्धिज़्म, और इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि जो अम्बेडकर का ये बेसिकली बुक है, राइट। इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने कहीं ना कहीं रैशनल, इथिकल, एंटी कास्ट, साइंटिफिक एंड सोशल रिफॉर्मिस्ट, राइट, को टारगेट किया है। एंड अपने इस बुक में इन्होंने इसी कोर आइडिया को हम लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि बेसिकली जो कास्ट है उसको किस तरीके से रिजेक्ट किया गया है, इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है, और इन्होंने धर्म को साइंटिफिक और इथिकल बनाने की कोशिश की है। लाइक अंबेडकर ने जो बुद्ध की ज़िंदगी है, जो बुद्ध की बेसिकली लाइफ था, उसको एक मतलब उनके जो बेसिकली रिलीजन था उसको एक न्यू वे में समझने की कोशिश की। होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो ओवरऑल यहाँ पर ये चाहते हैं अंबेडकर अपनी इस बुक के पर्पज से अ रिलीजियस फ्री फ्रॉम कास्ट, एक ऐसा रिलीजन जो बेसिकली कास्ट से फ्री हो, बेस्ड ऑन रीजन हो, मोरालिटी, ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड ऑन हो। सो ओवरऑल ही टॉक्स अबाउट दलित लिबरेशन इन दिस बुक। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ द नेक्स्ट वी हैव बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो वर्क है द बुद्ध एंड द धम्म, दिस इज डिवाइडेड इनटू 7 बुक्स। आप देखेंगे इट इज़ 7 बुक में डिवाइडेड है, और 24 तो ये तो नेक्स्ट वन है। तो 7 बुक्स जो हैं बेसिकली उसमें आप देखेंगे जो बुद्ध है उसमें उनका सबसे पहले उनका बर्थ, राइट, नेक्स्ट आफ्टर उनका जो चाइल्डहुड है, देन ही बिकेम प्रिंस, एंड देन आफ्टर किस तरह से उनका जो मतलब महाप्रजापति रहते हैं उनका जो बैकग्राउंड रहा, राइट, एंड देन आफ्टर मतलब इसी तरीके से आप देखेंगे 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है इनका ये इंपॉर्टेंट बुक द बुद्धा एंड हिज धम्म। इंपॉर्टेंट है, इसे आपने स्टडी करना है। एंड देन आफ्टर वी हैव रिडल्स इन हिंदुइज्म,
राइट। ये भी इनका पोस्टमस पब्लिकेशन है। ओनली टाइटल यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो मैंने यहाँ पे आपको मेजर वर्क्स बता दिए बी आर अम्बेडकर के। सो गाइज आफ्टर बी आर अम्बेडकर नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बेबी काम्बले, नंबर थर्ड मेजर राइटर्स में से एक हैं आपके दलित लिटरेचर में, एंड ऑफ कोर्स फीमेल राइटर हैं जिनका टाइमलाइन वी हैव 1929 टू 2012। शी वॉज अ पाइनियर दलित फेमिनिस्ट राइटर हैं ये, फेमिनिस्ट दलित फेमिनिस्ट राइटर एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, पाइनियर है। सो आप देखेंगे इनका जो बिलोंगिंग है वो मेहर दलित कम्युनिटी से है जो बेसिकली महाराष्ट्र की है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। इनका जो एसोसिएशन है माहर दलित कम्युनिटी से, ये भी एक कम्युनिटी है दैट वी स्टडी इन दलित लिटरेचर, जिसका एसोसिएशन महाराष्ट्र से है। एंड शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इन्होंने दिया था जिसको मतलब जीना अमूचा करके, जिसका एक्चुअल जो टाइटल था वो जीना अमूचा करके था, एंड ट्रांसलेटेड उसको जब इंग्लिश में किया गया इट वॉज द प्रिजन वी ब्रॉक, द प्रिजन वी ब्रॉक। आप देखेंगे एग्जामिनेशन में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी मेनी टाइम यू गेट क्वेश्चंस ओके इन अ मैचिंग। सो 2009 में बेसिकली इसका ट्रांसलेशन आया था इंग्लिश, और इसका जो ओरिजिनल टाइटल है इट इज़ जीना अमूचा, राइट। ओरिजिनली इट वॉज रिटन 1986 ओके। आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो आपकी ये बेबी काम्बले हैं, इट इज़ इनका जो बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है ये द प्रिजन वी ब्रॉक, जीना अमूचा जिसको मैंने बताया, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफीज में से एक कंसिडर की जाती है दलित विमन की इन मराठी। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन मराठी, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है क्योंकि शी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र ऑफ कोर्स। सो बेसिकली इस अपनी बुक में इन्होंने द लाइफ ऑफ माहर कम्युनिटी के बारे में बताया, किस तरीके से इम्पैक्ट होता है अनटचेबिलिटी, पॉवर्टी एंड ब्राह्मण जो सोसाइटी है उसका जो एक पैट्रियार्टिकल जो एक कंट्रोल रहा ओवर वेमन। तो ओवरऑल शी एक्सप्रेस इन दिस पर्टिकुलर बुक वेयर शी टॉक्ड अबाउट कि जो उनका ये बुक है इट इज़ बोथ पर्सनल एंड कलेक्टिव, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में तो बात बताया ही बताया, अदरवाइज शी शी टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द इंटायर कम्युनिटी। तो मतलब इंटायर कम्युनिटी ने भी जो एक अनटचेबिलिटी, पॉवर्टी एंड ब्राह्मण का जो कंट्रोल फेस किया है अपनी लाइफ में, शी डिस्कस अबाउट इट ओके। सो आप देखेंगे पर्सनल एंड कलेक्टिव ऑटोबायोग्राफी इट इज़, राइट। और बेसिकली इन विच शी टॉक्ड अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट ऑपरेशंस, इन विच शी डिस्क्राइब कि किस तरीके से जो एक इनडिग्निटी है जो माहर जो कम्युनिटी उनको फेस करनी पड़ी। होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड दलित विमन किस तरीके से डबल बर्डन को फेस करी थी भाई, वाई, बिकॉज दलित विमन सफ़र बोथ, एक तो वो कास्ट सिस्टम को भी सफ़र कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन को, एज वेल वो जेंडर को भी। तो कास्ट को एंड जेंडर, तो जितना भी आप फेमिनिस्ट दलित फेमिनिस्ट राइटर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे वो डबल बेसिकली ऑपरेशंस को फेस कर रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही हैं। एक तो वो विमन है भाई, विमन तो किसी भी कास्ट की हो उसने ऑपरेस्ड किया ही किया है ट्रेडिशनली। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि वो दलित भी है तो शी डबल्ड ऑपरेस्ड, राइट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एज वेल द कास्ट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट शी टॉक्ड अबाउट इन हर बुक, जो आपके डॉक्टर अंबेडकर हैं, तो शी वॉज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी उनके सेंट्रल आइडिया से, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं इंस्पायरेशनल कंसिडर किया था अपनी लाइफ में। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा जो बेसिकली इन्फ्लुएंस था इनकी लाइफ में ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, उनके कंट्रीब्यूशन का। सो ओवरऑल दिस इज़ अबाउट इट ओके। तो आप मान के चलिए कि जो बेबी काम्बले हैं दलित फेमिनिस्ट थिंकर हैं, एज वेल शी बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ दलित वुमेन राइटर्स। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ दलित वुमेन राइटर्स में एसोसिएटेड है जिन्होंने कास्ट हेरार्की एज वेल पेट्रियार्की बोथ दी थिंग्स को क्रिटिसाइज किया अपनी बुक में, इन विच शी हाईलाइट चाइल्ड मैरिज हो गया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दलित गर्ल्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल बैकवर्डनेस। सो ओवरऑल आप देखेंगे, और ये जो आपकी बेबी काम्बले हैं इंपॉर्टेंट है, और इनको लेकर अगर क्रोनोलॉजी आता है यू गाइज जस्ट प्लीज़ कीप इन योर माइंड शी बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन
ओके तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्टार्टिंग में आएंगी. सी आफ्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वी स्टडीड बेबी कामले 1929 द ईयर ऑफ बर्थ. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड हियर. और गाइज येस आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू अबाउट द ट्रांसलेटेड. ये जो ट्रांसलेट किया गया है इनका वर्क द प्रिजन वी ब्रॉक, द ट्रांसलेटर वी हैव माया पंडित. आपको ये नाम ज़रूर से ध्यान में रखना है, माया पंडित, बिकॉज फ्रॉम दिस ऑल्सो द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन. तो ये बेसिकली ट्रांसलेटर हैं. ओके, नॉट ओनली दिस शी ट्रांसलेटेड मैनी वर्क, यू जस्ट कीप इन योर माइंड. एंड द प्रिजन वी ब्रॉक ये आपका बेसिकली इंग्लिश टाइटल है इसका. ओके, होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड. सो बेसिकली फ्रेंड्स दया पवार वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर आपकी पाइनियर कंसिडर की जाती है मराठी दलित लिटरेचर में. वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर्स कंसिडर की जाती है द मॉडर्न दलित लिटरेरी मूवमेंट. इनका जो टाइमलाइन है इट्स 1935 टू 1996. Please keep in your mind. And she was the pioneer of Marathi Dalit literature. Marathi Dalit literature. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग ईच जो भी मैं आपको राइटर डिस्कस कर रही हूँ. ट्रस्ट मी ऑल आर मेजर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड ये बेसिकली जो आपकी दया पवार है she consider earliest writers to shape the modern Dalit literary movement. जो बेसिकली मॉडर्न दलित लिटरेरी मूवमेंट है उसको शेप करने में कहीं ना कहीं शी कंसिडर द अर्लीस्ट वन. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, शी कंसिडर अर्लीस्ट वन. ओके, अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर जो इनका बेसिकली मेजर वर्क है. वी नेम बलूथा. I'm just writing here. You see बलूता. That was 1978 publication. Basically एक ये revolutionary दलित autobiography है. It's again autobiography by दया पवार. Most important बलूता जो है ना बेसिकली रेफर कर रहा है ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड जो बेसिकली माहर जो दलित कम्युनिटी है जिसके बारे में भी पीछे आपकी बेबी कामले ने भी डिस्कस किया. तो किस तरीके से उसको जो फोर्स्ड किया जाता था विलेज में, तो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया है. ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है बेसिकली जो ऑटोबायोग्राफी है रेवोल्यूशनरी दलित ऑटोबायोग्राफी है बलूता. तो इसमें आप देखेंगे किस तरीके से एक्सपोज किया गया है ब्रुटैलिटी ऑफ कास्ट की ब्रूटैलिटी के बारे में यहाँ पर एक्सपोज किया गया है. एज वेल ह्यूमिलिएशन एंड सोशल इनजस्टिस, पॉवर्टी, इन सभी थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड हियर द वर्क एज वेल द राइटर इटसेल्फ. ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. वन ऑफ द मस्ट एंड फर्स्ट दलित ऑटोबायोग्राफर्स में से एक हैं आपकी दया पवार, राइट, जिन्होंने हेल्प किया कहीं ना कहीं दलित पैंथर मूवमेंट आइडियोलॉजी को भी इन्होंने शेप करने में हेल्प किया. ये चीज़ आपने और ध्यान में रखना है. पैंथर में भी आपको पैंथर जो मूवमेंट है जो दलित पैंथर मूवमेंट है इसको भी मैं भी आपको डिस्कस कराऊंगी क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से भी प्रॉपर आपको मिला है. आई विल शो यू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड जो आपकी दया पवार है इन्होंने हेल्प किया था शेप करने में दलित पैंथर मूवमेंट की आइडियोलॉजी को भी. As well, she introduced urban Dalit experience into literature, right? With the help of her writings, overall new autobiographical format जहाँ पर ये brutality, honest चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हैं अपने वर्क्स में, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय दया पवार. अपार्ट फ्रॉम शी रॉट more poems also, but you please keep in your mind about the Balutha. This is the autobiography which is really concerned towards your examination. So guys, now we are going to discuss number 5 major writers में से एक हैं दलित लिटरेचर के अरुण दांगले. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1945 द ईयर ऑफ बर्थ. ओके, एंड मराठी दलित राइटर ही इज. मराठी दलित राइटर ही इज एंड ऑफ कोर्स फाउंडिंग मेंबर भी हैं दलित पैंथर्स के. ओके, फाउंडिंग मेंबर्स भी कंसीडर किए जाते हैं आपके पैंथर के. पैंथर जो मूवमेंट है, सो आप प्लीज़ कीप इन योर माइंड जो दलित पैंथर है उनके बेसिकली फाउंडर ये फाउंडिंग मेंबर कंसीडर किए जाते हैं एंड वन ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइस भी कंसीडर किए जाते हैं टू शेप मॉडर्न दलित कंसाइंसनेस थ्रू
पॉलिटिकल एक्टिविज्म एज वेल लिटरेरी राइटिंग्स, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी देखिए जो आपका दलित पैंथर मूवमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1972 व्हेन इट वाज एमर्ज, तो इसके को फाउंडर आपके ये रहे हैं अलॉन्ग विद नामदेव धसल। मैं अभी आपको आगे डिस्कस कराऊंगी, सो यू प्लीज जस्ट कीप इन योर माइंड कि वी हैव मोर फाउंडर। तो को फाउंडर हैं ये बेसिकली आपके अर्जुन दांगले अलॉन्ग विद आपके जेवी पवार और नामदेव धसल, ठीक है। सो देयर आर 3 नेम्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए। और कहीं ना कहीं जो ये मूवमेंट है ना आपका ब्लैक पैंथर नॉट आई एम सेइंग अबाउट, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द दलित पैंथर विच जिसका एसोसिएशन है महाराष्ट्र से। तो ये जो मूवमेंट है इट वाज इंस्पायर्ड बाय ब्लैक पैंथर मूवमेंट ऑफ द यूएसए। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अभी मैं फर्दर आपको डिस्कस कराऊंगी। तो बेसिकली यूएसए का जो ब्लैक पैंथर मूवमेंट है कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड है आपका जो दलित पैंथर मूवमेंट 1972 में फॉर्म हुआ इन महाराष्ट्र। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, जहाँ पर इनका जो मेन फोकस रहा है फाइट करना अगेंस्ट ऑपरेशंस, फाइट करना वायलेंस, स्टेट वायलेंस एंड ऑफ कोर्स रेवोल्यूशनरी आइडेंटिटी लेकर आना है टुवर्ड्स दलित। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी जो इनका वर्क है बेसिकली, सो गाइस कीप इन योर माइंड, पॉइजन मैं लिख देती हूँ पहले यहाँ पे, पॉइजन ब्रेड। तो फ्रेंड्स देखिए ये ना 1992 में ये बेसिकली एंथोलॉजी है, नॉट अ सिंगल वर्क, इट इज़ एक्चुअली ये लैंडमार्क एंथ्रोलॉजी है ऑफ दलित राइटिंग की इन मराठी, जो बेसिकली मराठी में लिखी गई है। और इस पर्टिकुलर एंथोलॉजी में आप देखेंगे शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, ऑटोबायोग्राफिकल पीस, एसेज, स्पीचेस, क्रिटिकल राइटिंग्स, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। ओवरऑल ये बहुत फेमस है, इनफैक्ट मराठी दलित राइटर्स की बेस्ट राइटिंग कंसिडर की जाती है, जिसमें इनके जो मराठी राइटर्स हैं उनकी जो राइटिंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड किया गया है। तो जिसमें आपके अर्जुन दांगले जो हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, बिकॉज ही कंपाइल्ड एंड एडिट ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस्ड राइट दिस पर्टिकुलर जो एंथोलॉजी है, तो इसमें इनका भी पार्टिसिपेशन है। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है, इनका एसोसिएशन है पॉइजन ब्रेड 1992, जो बेसिकली एंथोलॉजी है दलित राइटिंग्स इन मराठी। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, सो गाइज जस्ट रिवाइज विद मी क्विकली रिगार्डिंग अर्जुन दांगले। आपने क्या क्या चीज़ अपने माइंड में सस्टेन रखना है। अर्जुन दांगले आपके को फाउंडर हैं दलित पैंथर्स के, एंड ही एडिटेड द फेमस एंथोलॉजी जो बेसिकली पॉइजन ब्रेड है, इसको इन्होंने एडिट किया है। एंड बेसिकली ये मराठी दलित राइटिंग है जो इंग्लिश रीडर्स के लिए राइट। और दांगले जो हैं इज़ अ मराठी दलित पोइट है, एडिटर भी रहे हैं, एक्टिविस्ट भी रहे हैं राइट। और इनकी राइटिंग्स में आप देखेंगे अम्बेडकराइट फिलॉसफी, यानी कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उनकी फिलॉसफी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। एंड इनकी जो थीम्स रहते हैं राइटिंग्स के वो कास्ट ऑपरेशंस, जैसे कि आप जितने भी दलित राइटर्स की राइटिंग्स देखेंगे कॉमन है कास्ट ऑपरेशंस, प्रोटेस्ट एंड आइडेंटिटी। और इन्हों के जो एसेज इन्होंने लिखे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने पोएम्स एंड पॉलिटिकल क्रिटिक्स भी दिया है। इनके वर्क्स में आप देख सकते हैं अ मूवमेंट इज इन द मैकिंग, दिस इज वर्क्स। लेकिन आप प्लीज़ कीप इन योर माइंड इनके वर्क आपको बहुत सारा ज़्यादा ध्यान में नहीं देने, ओनली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लिटरेचर ही गैव, आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। और हाँ एक चीज़ और, मैगज़ीन का मैं आपको यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, अस्मिता दर्श राइट, आई एम जस्ट राइटिंग हियर अस्मिता दर्श। ये बेसिकली मैगज़ीन है जिसका एसोसिएशन है आपके अर्जुन दांगले के साथ। होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अभी लेट्स टॉक अबाउट उर्मिला पवार। बेसिकली फ्रेंड्स उर्मिला पवार जिनका मतलब बर्थ ईयर है दैट इज़ 1945, सेम ईयर अर्जुन दांगले। सो शी एक्चुअली प्रोमिनेंट मराठी दलित फेमिनिस्ट राइटर है, मराठी दलित फेमिनिस्ट राइटर हैं।
ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड इनको बेसिकली ये फेमस है बिकॉज ऑफ दलित एक्सपीरियंस। शी एक्चुअली टॉक्स अबाउट, और ब्लेंडिंग्स आपको इनकी राइटिंग्स में देखने मिल जाएगी। विमेन एक्सपीरियंस एंड अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं ये टारगेट करती हैं। एंड शी बिलोंग्स टू द माहर कम्युनिटी, क्योंकि ये मराठी की है तो ऑफकोर्स शी बिलोंग्स टू माहर कम्युनिटी। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड ग्रू अप इन कॉन्कन रिलीजन, बेसिकली जो रिलीजन है ना जिससे में इनका ग्रो अप हुआ है, इनका शी जस्ट ग्रो अप, राइट। सो बेसिकली महाराष्ट्र का ही एक रीजन है कॉन्कन, वहीं पर इनका ग्रो अप हुआ है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इम्पॉर्टेंट है आपकी उर्मिला पवार, बिकॉज की दलित फेमिनिस्ट वॉइस में इनको कंसिडर किया जाता है। और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क इन्होंने दिया है ऐदान, ऐदान, ठीक है, जिसका ओरिजिनल टाइटल है ऐदान, और जिसका इंग्लिश टाइटल वी हैव द वेव ऑफ माई लाइफ, द वेव ऑफ माई लाइफ, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी, राइट, विच वॉज पब्लिश्ड 2003, 2003 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश। अच्छा, यहाँ पर ना इन्होंने बेसिकली ये जो ऐदा हैं, जो ऐदा इनका बेसिकली ओरिजिनल टाइटल है, सो आप इसमें देखेंगे वो रेफर कर रहा है वीविंग बास्केट्स को, जो बास्केट्स को वेव करते हैं ना उसको। तो यहाँ पर ना उन्होंने एक मेटाफर कहीं ना कहीं टारगेट किया है, मेटाफर को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है फॉर वुमेन्स लेबर के लिए, ठीक है। अभी जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया, द वेव ऑफ माई लाइफ है, जहाँ पर इन्होंने डबल मार्जिनलाइजेशन डिस्कस किया है, मतलब एक तो कास्ट, ऊपर से जेंडर के थ्रू। तो जैसे कि मैंने आपको तो बताया था कि जो वुमेन राइटर्स रहती हैं उनको डबल मतलब मार्जिनलाइज्ड कंसीडर किया जाता है। वाई? बिकॉज एक तो वो कास्ट को लेकर परेशान है, दूसरा वो जेंडर है, दैट्स वाई। तो डबल मार्जिनलाइज, उनको डबल मतलब उनको दबाया जा रहा है, ठीक है। तो शी एक्चुअली को एडिटेड, इन्होंने को एडिट भी किया है वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री, जो मीनाक्षी मून, मीनाक्षी मून के साथ अनदर ऑथर हैं, वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री। तो इसमें इन्होंने कोलैबोरेशन दिया है, मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली आपकी उर्मिला पवार एंड मीनाक्षी मून, दीज टू गाय, मीनाक्षी मून, सो दीज टू गाय जो है को एडिट किया है उन्होंने इस वॉक को, होप यू अंडरस्टैंड। और इनकी आप जितने भी वॉक्स देखेंगे उर्मिला पवार के, यू सी अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी आपको देखने मिल जाएगी। और शी यूजेस रियलिस्टिक एंड ऑटोबायोग्राफिकल, राइट, किसी भी तरह के से अपने सिचुएशंस को, जो भी एक इनका एक्सपीरियंस उसको इन्होंने मतलब एक्सपोज करने के लिए ऑटोबायोग्राफिकल एंड रियलिस्टिक टोन का यूज़ किया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग उर्मिला पवार। कीप इन योर माइंड फ्रेंड्स कि ये जो बेसिकली इनका वर्क है द वेव ऑफ माई लाइफ, दिस कंसिडर फर्स्ट मेजर दलित फेमिनिस्ट ऑटोबायोग्राफी इन मराठी। तो मराठी की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ दी फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी, ओके। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जितना भी मैं फैक्ट्स आपको सजेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ कीप इन योर माइंड, डबल ऑपरेशंस की इन्होंने बात किया है एज दलित और एज वेमन। होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे इन्होंने और भी वर्क्स लिखे, बट यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। देखो जितने भी मैं 16 राइटर्स आज आपको फोकस कर रही हूँ उनके मैं मेजर सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को छोड़कर मैंने उन सभी राइटर्स के मैं आपको सिर्फ सिंगल वर्क बताऊंगी जिसे आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। यानी कि जो जो फैक्ट्स मैं सजेस्ट कर रही हूँ उन सभी को आपने सस्टेन रखना है। यू ट्रस्ट मी, यू गेट क्वेश्चन। आप जो भी एरिया कवर करेंगे वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन में। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन। नंबर 7, वसंत मून। बेसिकली फ्रेंड्स वसंत मून आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दलित ऑटोबायोग्राफर कंसीडर किए जाते हैं। 1927 टू 2007 इनका टाइमलाइन है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा ये मैंने मुझे पहले कवर करना था बट आई कवर नाउ। सो यू कैन सी ही वॉज अ दलित ऑटोबायोग्राफर, अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट और ऑफकोर्स हिस्टोरियन हम इनको कंसिडर करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक क्रॉनिकलर्स माने जाते हैं अम्बेडकराइट मूवमेंट के ये, ठीक है। तो ये भी आपके माहर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, माहर कम्युनिटी से इनका बिलोंगिंग है। और इनके जो मेजर वर्क हैं उसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट वन मैं यहाँ पे बताऊंगी, एज आई टोल्ड यू कि ये एक ऑटोबायोग्राफर हैं। वास्तु स्थिति, मैं लिख देती हूँ इनका वर्क यहाँ पे, वास्तु स्थिति, ठीक है, स्थिति, राइट। तो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी मोस्ट फेमस,
राइट। इंटरनेशनली इनका वर्क है, ऑटोबायोग्राफी है, जो बेसिकली ऑनेस्ट नॉन सेंटिमेंटल अकाउंट है इनकी ग्रोइंग अप का एज एन अनटचेबल इन नागपुर। तो आप देखेंगे ये इनका एक जो एक्चुअल इनकी लाइफ थी, जो इन्होंने गरीबी में बेसिकली इन्होंने जिया था, एक कास्ट सिस्टम को जो फेस किया था, तो एक्चुअल नॉन सेंटिमेंटल अकाउंट है इनकी ग्रोइंग अप का एज एन अनटचेबल इन नागपुर, जहाँ पर इन्होंने कास्ट वायलेंस, चाइल्डहुड ह्यूमिलिएशन, पॉवर्टी, स्लम लाइफ, अम्बेडकराइट अवेकनिंग किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही थी इन लोगों के माइंड को, एज वेल कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म। देन आफ्टर इन्होंने क्यों कन्वर्जन किया बुद्धिज़्म में, जो बेसिकली लोग थे क्यों कन्वर्जन करे थे, ऑल द थिंग्स इन एक्चुअल मैनर नॉन सेंटिमेंटल वे में इन्होंने डिस्कस किया है अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन यू गेट इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। जितना मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फैक्ट सजेस्ट कर सकती थी, आई हैव गिव माई बेस्ट रिगार्डिंग दिस। सो ओवरऑल आपने इसको ध्यान में रखना है। एंड किस तरीके से आपके वसंत मोहन वो दलित राइटर भी हैं, अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट भी हैं, और इनकी जो बेसिकली ये एक ऑटोबायोग्राफी है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ओवरऑल आपको पता है जो वसंत मोहन है, इन्होंने अंबेडकर की लाइफ और उनकी आइडियाज़ और उनकी स्पीचेस पर बेस्ड भी लिखा है, राइट। और कहीं ना कहीं इन्होंने एडिट करने में कंट्रीब्यूशन दिया है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आपके जो अंबेडकर हैं उनकी राइटिंग्स, उनकी स्पीच को एडिट भी करने में कहीं ना कहीं इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। और इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन बुद्धिस्ट मूवमेंट के साथ भी है। मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, बुद्धिस्ट मूवमेंट के साथ भी इनका एसोसिएशन है, जिसका सेंटर बेसिकली कहाँ पर है, नागपुर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड हियर about this particular author I'm talking about. Now let's move on नेक्स्ट वन। बट बिफोर मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी वसंत मोहन है बिलोंग्ड टू तमिल लिटरेचर, तमिल दलित लिटरेचर से एसोसिएशन ओरिजिनली इनका है, तमिल दलित लिटरेचर, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नागपुर में इनका ग्रो अप हुआ है, और जितना भी इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको इनके रिगार्डिंग आपको समझा दिया यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव ऑन, जेवी पवार। बेसिकली फ्रेंड्स, जेबी पवार वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1943 द ईयर ऑफ बर्थ है इनका, एंड मेजर दलित राइटर हैं, पोएट हैं, एंड ऑफ कोर्स को फाउंडर भी हैं दलित पैंथर्स मूवमेंट के महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप देखेंगे इन्होंने भी जो लिटरेचर है उसको एक्सपोज करने में कोशिश किया है, कास्ट ऑपरेशंस रिगार्डिंग स्टेट वायलेंस, सोशल इनइक्वालिटी एंड द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ दलित कम्युनिटीज़, राइट। और इनका जो बेसिकली रोल रहा है दलित पैंथर मूवमेंट में भी बहुत अच्छे से इन्होंने एक्टिविस्ट रहे हैं, को फाउंडर रहे हैं अलॉन्ग विद नामदेव दसल एंड अर्जुन दांगले, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम एज है, बट आपने एक चीज़ का ध्यान में रखना है, द वर्क ही रॉट, नाकबंदी करके मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, नाकबंदी, ये इनका नॉवल है, दैट वाज 1976 पब्लिकेशन। इम्पॉर्टेंट है, पावरफुल नॉवल है, जहाँ पर इन्होंने पुलिस वायलेंस, कास्ट टेंशंस एंड अर्बन कॉन्फ्लिक्ट्स के टॉपिक्स को टारगेट किया है इन बॉम्बे, ओके। और इसका मतलब भी है चेक पोस्ट, नाकाबंदी यानी कि चेक पोस्ट करना। होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो यहाँ पर ना इन्होंने सिस्टम को ट्रैप किया है दलित फ्रॉम ऑल साइड्स। होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो यू जस्ट कीप इन योर माइंड। अपार्ट फ्रॉम इन्होंने पोइट्री कलेक्शन भी दिया है, एंड ऑफकोर्स ही important for exam point of view, but you no need to study detailed regarding this writer, only for knowledge I'm just going to discuss with you all, क्योंकि मैंने 16 टॉप सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन योर PYQs, सो उनमें से आपके जीवी पवार भी एक ही है। अभी नेक्स्ट वी आर जस्ट गोइंग डिस्कस अबाउट द नामदेव दसल, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। अब गाइज नामदेव दसल, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1949 टू 2014, बेसिकली आपके वन ऑफ मोस्ट पावरफुल पोइट्स में से एक हैं ऑफ मॉडर्न इंडिया के, एंड ऑफ कोर्स को फाउंडर भी हैं द दलित पैंथर मूवमेंट, दैट वाज 1972 वी हैव टॉक्ड अबाउट। और इनको ना बेसिकली वी नो इन अ ग्रेट लेवल बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशनरी
ब्रूटल ऑनेस्ट पोइट्री, क्योंकि ये एक्सपोज करते हैं कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग्स में अर्बन इनजस्टिस, सेक्सुअलिटी को, एक्सप्लॉइटेशंस को, पॉवर्टी को, एंड ऑफ कोर्स द डार्कनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ही एक्चुअली एक्सप्लोर इन हिज राइटिंग्स, राइट। 1972 का जो बेसिकली दलित पैंथर मूवमेंट है उसमें भी इनका अच्छा खासा रोल रहा है, विच वॉज इंस्पायर्ड एज आई टोल्ड यू ब्लैक पैंथर मूवमेंट और यूएसए के से आपका जो दलित पैंथर मूवमेंट इंस्पायर्ड है कंप्लीटली। ओके, अभी इनके जो मेजर वर्क आपने स्टडी करना है, आई एम राइटिंग हियर गोल पिथा, गोल पिथा, ठीक है। दिस इज 1972, बेसिकली इनका ये एक पोएट्री कलेक्शन है, पोएट्री कलेक्शन इट इज इम्पॉर्टेंट है, जिसका सेटिंग इन्होंने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में किया है, बॉम्बे की रेड लाइट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसका सेटिंग रखा गया है। इनका जो बेसिकली पोइट्री कलेक्शन है दिस इज़ गोलपिथा, और इसमें इन्होंने पावर्टी, कास्ट ह्यूमिलेशन, प्रोस्टिट्यूशन, पुलिस ब्रुटैलिटी एंड सोशल वायलेंस को एक्सप्लोर किया है, टारगेट किया है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इनके और भी वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बट यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड जस्ट दिस वन गोलपिथा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है, ही वॉन पद्मश्री इन 1999। आपके नामदेव धसल ने साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें पोस्टमस मिला है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज। 2017 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, प्लीज़ कीप इन योर माइंड। और महाराष्ट्र स्टेट लिटरेरी अवार्ड भी ही वॉन। ओके, सो को फाउंडर हैं दलित पैंथर के रॉट रेवोल्यूशनरी कलेक्शन, जो इनका बेसिकली गोलपिथा है, जिसके लिए भी नो हिम ऑन अ ग्रेट लेवल। एंड ऑफ कोर्स ही नॉन फॉर प्रोटेस्ट पोइट्री एंड अर्बन दलित वॉइस की बात करते हैं। इन्फ्लुएंस इनका कहीं ना कहीं अम्बेडकर, मार्क्सिज्म एंड ब्लैक पैंथर्स को लेकर है, और मेजर फिगर कंसिडर किए जाते हैं ऑफ कोर्स 1970 दलित लिटरेचर में। और मैं आपको बता दूं फ्रिक्वेंट लेवल पर इनको लेकर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ इन योर जस्ट कीप इन योर माइंड। ओके, बेसिकली फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव लक्ष्मण मेन, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1949 अगेन 2012। मेजर दलित आपके बुद्धिस्ट राइटर कंसिडर किए जाते हैं लक्ष्मण मैन, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस कंसिडर किए जाते हैं नोमैदिक। ये ना एक बेसिकली ट्राइब्स है इंडिया की, नोमैदिक। ओके, नोमैदिक ये ट्राइब्स आप इसको मान के चलिए इन इंडिया में कम्युनिटी है, मतलब आप देखेंगे कहीं ना कहीं मोस्ट फेमस ही कंसिडर इंपॉर्टेंट वॉइस लेकर आए हैं टूवर्ड्स ये नोमैदिक जो ट्राइब्स है इंडिया की उनको लेकर, ठीक है। तो ओवरऑल इनका भी जो बिलोंगिंग है वो कहीं ना कहीं इसी कम्युनिटी, इसी ट्राइब से है। और ही रॉट अबाउट देयर सोशल एक्सक्लूजन, किस तरीके से उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, पॉवर्टी एंड एवरीडे स्ट्रगल के बारे में इन्होंने बात किया है। और इनकी राइटिंग्स में आपको मार्जिनलाइज्ड कास्ट के बारे में, नोमैदिक ट्राइब्स के बारे में, आप देखिए नोमैदिक ट्राइब्स को एसोसिएट करके अगर आपसे पूछा जाएगा सो यू गाइस कैन सिलेक्ट द नेम ऑफ लक्ष्मण मैन। सो इसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है आपका कौन सा राइटर कहाँ पर फोकस एरिया को टारगेट कर रहा है। अम्बेडकराइट थॉट्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे इनके वर्क्स में। अभी जो बेसिकली इनका वर्क है, इन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे ओरिजिनली इट वाज रिटन इन मराठी, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है आपके लक्ष्मण मैन ने। एंड हिज वर्क्स आर ऑटोबायोग्राफिकल एंड सोशियोलॉजिकल, इनके वर्क्स आपको देखने मिलेंगे। ही ऑल्सो रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग राइटर हैं, इट मीन्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दलित बहुजन मूवमेंट में। दलित जो बेसिकली बहुजन जो मूवमेंट है उसमें इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके लक्ष्मण मैन ने। एंड इनका जो बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है दैट इज़ उपारा, आई एम राइटिंग हियर उपारा, ठीक है, दैट वॉज 1980 उपारा। इट इज़ मोस्ट फेमस बुक बाय लक्ष्मण मैन, राइट, जिसकी वजह से इनको ऑफ कोर्स साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1981 में फॉर दिस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी, जिसे ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश द आउटसाइडर। आपने द आउटसाइडर ज़रूर से देखा होगा क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन ही एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है। द आउटसाइडर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आउटसाइडर, ठीक है। लैंडमार्क टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है आपकी दलित एंड नोमैदिक ट्राइब लिटरेचर में। होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर जो इनका ये वर्क है
कंसीडर किया जाता है फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी वर्क जो रिप्रेजेंट कर रहा है नोमेडिक ट्राइब्स के बारे में. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अगेन इन्होंने सेम चीज़ डिस्क्राइब की है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में बात किया है. राइट. होप यू अंडरस्टैंड हियर. एंड व्हाट द बेसिक थिंग यू नीड इन जस्ट कीप इन योर माइंड कि ये जो बेसिकली इनका वर्क है इट इज़ बिलोंग टू नोमेडिक ट्राइब. इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है. और जो नोमेडिक ट्राइब है इसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती. राइट. सो दैट्स वाई इसी के रिगार्डिंग का ये वर्क है. एजुकेशन, होम, विलेज, वेयर एवर आप देखेंगे ही इज़ ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर. एजुकेशन में होम को देखते हैं तो भी आउटसाइडर कंसिडर किया जाते हैं. तो उसी के बारे में इन्होंने बेसिकली बात किया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. भाई इनका जब जन्म हुआ था या व्हेन ही वाज बोर्न लक्ष्मण मैन, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी इन्होंने देखा अपनी इस नोमेडिक ट्राइब में. और किस तरीके से जो फैमिली था कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा था फ्रॉम विलेज टू विलेज. तो आप देखेंगे एक स्टेबल, मतलब कोई स्टेबल लिवहुड था ही नहीं, ना एजुकेशन था इनके पास. दैट्स वाई इन्होंने अपनी राइटिंग्स में इन्हीं सभी थीम्स को टारगेट किया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. एज आई टोल्ड यू, जो भी राइटर होता है वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की लाइफ से इंस्पायर होके उसी को, उसमें जो भी कमियां रह जाती हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आगे एक्सप्लोर करता है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है. सो सेम आपके लक्ष्मण मैन ने यहाँ पर किया है. मराठी ओरिजिनली ही रॉट. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग इनका ये वर्क है बेसिकली, द आउटसाइड ऑफ उपारा 1980 पब्लिकेशन. अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन नंबर 11, शरण कुमार लिम्बाले. सो फ्रेंड्स, शरण कुमार लिम्बाले भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट दलित राइटर्स में से एक हैं. लिटरेरी थियोरिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं ऑफ कोर्स मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के, क्योंकि इनका जो टाइम लाइन है इट्स 1956. तो ऑफ कोर्स ही बिलोंग्स टू मॉडर्न इंडियन लिटरेचर. ठीक है. इनकी जो ऑटोबायोग्राफी इन्होंने दिया था द आउटकास्ट करके, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं बता रही हूँ अकरमाशी, जो एग्जैक्ट उसका टाइटल था दैट इज अकरमाशी. राइट. एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है. आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल, जब मैं आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही थी द आउटकास्ट करके. ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको मिलता है. तो द आउटकास्ट इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल वर्क है बेसिकली, बेस्ड ऑन द दलित लिटरेचर फॉर्म एंड पर्पस. ठीक है. तो इनका जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आपके शंकर कुमार लिम्बाले का दलित एस्थेटिक्स में रहा है, यानी कि दलित लिटरेरी थियोरीज में, दलित एस्थेटिक्स में इनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है. और शरण कुमार लिम्बाले इंपॉर्टेंट दलित थ्योरी यानी कि दलित एस्थेटिक्स में से एक है. आर्किटेक्ट हैं ये बेसिकली दलित एस्थेटिक्स के. और लैंडमार्क इनका ऑटोबायोग्राफी आकरमाशी, जिसका मैंने आपको अभी इंग्लिश टाइटल भी बता दिया, जो बेसिकली फाउंडेशनल क्रिटिकल टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर में, टूवर्ड्स एन एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. और 1984 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिस इंपॉर्टेंट वर्क, 1984. राइट. आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है. कास्ट ह्यूमिलेशन, पॉवर्टी, हंगर, आइडेंटिटी, इन सभी पर इन्होंने एक जो बेसिकली इनका एक पेन है टूवर्ड्स दीज डिस्क्रिमिनेशंस, तो इसे कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सप्लोर किया है अपने इस वर्क में. होप यू अंडरस्टैंड. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इनकी कुछ नॉवेल्स भी मिल जाएंगी, बट यू नो नीड टू जस्ट स्टडी. अकॉर्डिंग टू मी आपको अकरमाशी, इसको प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है. अकरमाशी, राइट. जो बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि एक चाइल्ड है ऑफ एन लैंडलॉर्ड एंड दलित वुमन, राइट. किस तरीके से ह्यूमिलिएशन सफ़र कर रहा है और अपर कास्ट सोसाइटी के थ्रू, राइट. तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस किया गया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अच्छा, कर्नाटका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है आपके शरण कुमार लिम्बाले को. महाराष्ट्र दलित साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है. एंड इनको नेशनली एज ए लीडिंग दलित थियोरिटिशियन भी कंसिडर किया जाता है. ठीक है. तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है. और ओरिजिनली इन्होंने मराठी में लिखा है. ठीक है. ट्रूथ, एक्सपीरियंस और रिवॉल्ट को ये बेसिकली टारगेट करते हैं अपनी राइटिंग्स में. एंड देर आर लॉट्स ऑफ द थिंग्स आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर, नो नीड टू स्टडी. अभी लेट्स कम बैक टू बामा. बेसिकली इनका जो फुल नेम है इट्स लॉन्ग. फॉस्तीना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फॉस्तीना. यू नीड बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. मैरी फातिमा रानी, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग इनका नेम है. बामा फीमेल है, दलित फेमिनिस्ट राइटर हैं, लेकिन तमिलनाडु से इनका एसोसिएशन है. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है.
तमिलनाडु। और एग्जामिनेशन में पूछी गई है मामा आपको, ठीक है। 1958 बेसिकली इनका बर्थ ईयर है। सेम ईयर जब आपका अफ्रीकन ट्रिलॉजी आया था चिनुआ अचेबे का, द थिंग्स फॉल अपार्ट करके, जिसका फर्स्ट पार्ट था 1958 में आया था। सेम ईयर इनका जन्म हुआ है। और इनको ना इनकी शॉर्ट स्टोरीज ऐसे और ऑटोबायोग्राफी के लिए जानते हैं। ओरिजिनली शी रॉट इन तमिल, वन ऑफ मोस्ट इनफैक्ट पावरफुल वॉइस कंसिडर की जाती है दलित वुमेन्स राइटिंग्स में। और इनके वर्क्स में भी आपको कास्ट ऑपरेशंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, ह्यूमिलेशन एंड रेसिस्टेंस देखने मिल जाएगा, जैसे कि एज यूजुअल आप देखते हैं। और ये भी वही बात कहती हैं कि इन्होंने भी फेस किया है डबल मार्जिनलाइजेशन, बीइंग बोथ दलित एंड वुमन। वुमन है इसलिए भी और दलित है इसलिए भी। और ये ना एक एज ए टीचर वर्क करती हैं एंड नन वर्क इन्होंने किया है। काफ़ी साल तक इन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इन्होंने देखा कि चर्च में भी जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। दैट्स वाई शी लेफ्ट एज ए नन, जो इन्होंने वर्क किया था काफ़ी ईयर्स तक शी वर्क। तो इनके वर्क्स में भी आपको कास्ट ह्यूमिलेशन, दलित विलेज लाइफ बेसिकली इन विच शी एक्सप्लोर, जेंडर ऑपरेशंस, पॉवर्टी, एजुकेशन एज अ एम्पावरमेंट, राइट, सर्वाइवल ऑफ दलित वेमन, ऑल दी थिंग्स आपको देखने मिलेगी। अच्छा, जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क यू हैव टू प्रिपेयर, करुक्कू, जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुका है, ट्रस्ट मी। और ये पर्टिकुलर फेमिनिस्ट जो दलित ऑथर हैं आपकी, इनकी क्रोनोलॉजी भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, यूजीसी नेट के पीवाईक्यू का पार्ट है। तो ओवरऑल आपने ईयर ऑफ बर्थ को भी माइंड में सस्टेन करना है, कौन आपका कब आ रहा है। इनका करुक्कू जो वर्क है 1992 में आया है, ऑटोबायोग्राफी है, विच वॉज ओरिजिनली रिटन इन, ऑफकोर्स तमिल में इसको लिखा गया है। एंड जो करुक्कू है ना, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूँ तो आप देखेंगे मतलब कि जो पाम ट्री होता है ना, उसकी जो बिखरी हुई जो लीव्स होती हैं, उसके लिए मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने करुक्कू में ना अपनी खुद की लाइफ, कैसे उन्होंने कास्ट इंसल्ट झेला और कैसे वो स्ट्रांग बनी बाद में, आफ्टर स्ट्रगलिंग ऑल दी थिंग्स, आफ्टर फेस ऑल दी थिंग्स, वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट दलित फेमिनिस्ट टेक्स्ट है ये, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस दिखाई जा रही है, वो भी एक विमन की जिसे डबल मार्जिनलाइज किया गया था, राइट। सो कीप इन योर माइंड, फर्स्ट दलित फेमिनिस्ट ऑटोबायोग्राफी है ये तमिल में आपकी। तमिल की अगर आपसे फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी पूछी जाएगी दलित लिटरेचर में, दैन करुक्कू द फर्स्ट वन, ये चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ पे इन्होंने कास्ट इनसाइड क्रिश्चियनिटी दिखाने की कोशिश की, क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियनिटी या शियनिटी, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में इन्होंने जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसको इन्होंने बेसिकली एक्सप्लोर किया है, एक्सपोज किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इनका वर्क करुक्कू है, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द नेम वी हैव लक्ष्मी होम्स्टॉन। आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, ये मैंने शायद से डबल ओ लगा दिया, स्ट्रॉम है ये वाला ओ गलत है। तो लक्ष्मी हॉलस्ट्रॉम करके हैं जो ट्रांसलेटर हैं, जिन्होंने बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है पर्टिकुलर ये करुक्कू का। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में आपको ये चीज़ें सजेस्ट की हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने संगति भी लिखा है, जो इनका ऑफकोर्स सेकेंड ऑटोबायोग्राफी आई एम राइटिंग हियर, दिस इज़ ऑल्सो ऑटोबायोग्राफी, दैट्स वाई आई एम इंक्लूडिंग हियर, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है। 1994 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। और बेसिकली इनका यहाँ पर इन्होंने दलित विमन, ग्रैंड मदर, सिस्टर, नेबर्स, उनको कहीं ना कहीं फोकस किया है अपनी इस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी में, विच इज़ कंसिडर्ड सेकेंड ऑटोबायोग्राफी। ओरल नैरेटिव स्टाइल, जहाँ पर इन्होंने फीमेल का जो एक सॉलिडेरिटी है उसको सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस इनका शॉर्ट स्टोरीज भी है, राइट। एंड शी रॉट नॉवल टू, ठीक है, इन्होंने नॉवेल्स भी लिखी हैं। तो ओवरऑल आपकी बामा जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट इफ़ यू हैव टाइम सो यू गाइस कैन स्टडी इन डिटेल्ड मैनर बामा, क्योंकि फर्स्ट मेजर दलित फेमिनिस्ट ऑटोबायोग्राफर है एक तो ये तमिल लिटरेचर की। एंड शी गिव वॉइस टू दलित क्रिश्चियन वेमन पॉइंट टू बी नोटेड। और ही इनके जितने भी वर्क्स हैं, नॉट ही एक्चुअली, इनके जितने भी वर्क्स आपको देखने मिलेंगे उसमें ना इन्होंने ब्लैंडिंग्स दिया है, लाइक मेमोरी का, ओरल हिस्ट्री का एंड रेसिस्टेंस का, ठीक है। और किस तरीके से शी ब्रोक द साइलेंस अराउंड कास्ट इन द चर्च, दिस इज मेजर थिंग यू कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग बामा। होप यू अंडरस्टैंड हियर। फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी करुक्कू जो 1992 में आया, जिसको ट्रांसलेट लक्ष्मी हॉलस्ट्रॉन ने किया था, जिसका मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया। होप यू अंडरस्टैंड द वे आई डिस्कस इन
दिस पर्टिकुलर वीडियो रिगार्डिंग बामा, आपने वो सभी चीज़ें अपने माइंड में रखना है। अभी लेट्स मूव ऑन। सुजाता गिदला, बेसिकली ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना से इनका बिलोंगिंग है। 1964 द ईयर व्हेन शी बॉर्न, राइट, रिसेंटली। एंड दलित ऑटोबायोग्राफी, फैमिली बायोग्राफी शी रॉट, मेन जेनरा जो इनका बेसिकली है। और जो आपकी सुजाता गिडला हैं ये इंपॉर्टेंट दलित क्रिश्चियन राइटर हैं, ठीक है, दलित क्रिश्चियन राइटर शी इज़। देखिए आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, मैं बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं बताती हूँ, टू द पॉइंट कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और टू द पॉइंट फैक्ट्स मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। अगर आप इन सभी को करते हैं, यू सी योर सेल्फ, you have really something you studied regarding literature of your, trust me, ठीक है। अभी ये इनकी दलित क्रिश्चियन आपके राइटर हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंज किया है अपने वर्क्स के थ्रू कास्ट, जेंडर एंड क्लास ऑपरेशंस को, राइट। और अगर इनके बारे में वैसे आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड द वर्क शी रॉट, ठीक है, जिसमें इनका इंपॉर्टेंट वन है आंट्स एमंग एलिफेंट्स, चीटी, हाथियों के बीच में चीटी, ठीक है, आंट्स एमंग एलिफेंट्स। आपको पता है जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी ना, लाइक जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तो इतना ज़्यादा टाइटल्स रहता था, ये भी टाइटल रट्टा मारो, इसको भी क्रैम करो, तो व्हाट वाज आई डिड, मैं क्या करती थी, मैं ना इन जो ये टाइटल्स होते थे ना उसकी एक अपना ही खुद का मीनिंग क्रिएट कर लेती थी। अब जैसे ना आंट्स एमंग एलिफेंट्स, इसको देख के मुझे जल्दी से याद है हाथियों के बीच, सॉरी चींटियों के बीच हाथी, ठीक है। तो मैं इस तरीके से हिंदी टाइटल और या अपनी लैंग्वेज जो भी हमारी एक डेली यूज़ वाली लैंग्वेज होती है, वी आर नॉट एक्चुअली डिस्कस इन आवर क्लास, तो मैं उस लैंग्वेज में अपनी कोई भी एक टाइटल को ना अपने आप ही उसको ट्रांसलेट कर लेती थी। और ट्रस्ट मी, मुझे ना ये इतना अच्छा क्रिएटिविटी लगता था, मैंने ऐसी बहुत सी नॉवेल्स के साथ किया था और एट द लास्ट टाइम मुझे वो याद रहा, क्योंकि मैं कई बार इतना कंफ्यूज हो जाती थी, ये भी टाइटल है वो भी टाइटल है, कौन सा टाइटल किसके साथ एसोसिएटेड है। कई बार तो मैं इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स होता है ना राइटर का, उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को उसके राइटिंग्स के एसोसिएट कर लेती थी, कुछ भी मीनिंग उसका निकाल देती थी। तो ट्रस्ट मी, बहुत सारी पागलपंथी करनी पड़ती है टू जस्ट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन ऑफ योर, बट आई विश, आई गेस कि आपको ना करनी पड़े, क्योंकि व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग तब उस समय इतना ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह कोई टीचर्स नहीं सजेस्ट करते थे। बट आज आप देखेंगे वी हैव lot of great teachers on YouTube, and you guys have empty of just creation towards your preparation, so no need to just do it again. But it was, I suddenly actually considered in my mind when I just read about आंट्स अमंग एलिफेंट्स। सो चलिए कम बैक आ जाते हैं। तो आंट्स अमंग एलिफेंट्स जो इनका है 2017 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आपने सिर्फ इसको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जो आपकी सुजाता गिडला है, बेसिकली दलित क्रिश्चियन राइटर हैं ये आपकी। अभी नेक्स्ट मूव ऑन, गोगू श्यामला, इनको आपने देखी प्रॉपर मैनर में, कंजूसी नहीं करना इनको स्टडी करने में। गोगू श्यामला, बेसिकली आपकी गोगू श्यामला 1969 फर्स्ट ऑफ ऑल द ईयर ऑफ बर्थ आपने ध्यान में रखना है। एंड शी ऑल्सो बिलोंग्स टू तेलंगाना, जो हैदराबाद, आप यहाँ पे मान के चलिए, शी बिलोंग्स टू हैदराबाद। एंड राइटर हैं, रिसर्चर भी हैं, तेलुगु इनका, शी राइट्स एक्चुअली ओरिजिनली इन तेलुगु एंड देन इनके वर्क ट्रांसलेट होते हैं इनटू इंग्लिश। सो स्टोरीज, एसेज एंड ओरल हिस्ट्रीज इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब लिखी हैं। सो ओवरऑल गोगू श्यामला जो है, आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, तेलंगाना से, एज आई टोल्ड यू, ड्यू टू पॉवर्टी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इनका जो एजुकेशन था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहा। बट इवन दो शी डेवलप्ड अ पावरफुल वॉइस थ्रू एक्टिविज्म एंड राइटिंग। सो हाउ शी पावर इन हर लाइफ, यू सी, एक विमेन को जब उसको एक उसका जो एक बेसिक एक उसका राइट्स रहता है, उसके एजुकेशन का राइट्स रहता है, उसके लिए अगर आप उसको लिमिट कर देते, इवन दो इफ़ शी ट्राइड टू डेवलप हर सेल्फ, इट मीन्स शी इज़ रियली बिलोंग्स टू ग्रेट स्ट्रांगनेस, और वी मस्ट इंस्पायर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी इन आर लाइफ ऑल्सो, राइट। तो दैट्स द रीज़न आप देखेंगे एग्जामिनेशन में एग्जामिनर ऐसे ही कोई राइटर उठा के नहीं देता, कुछ तो क्वालिटी उसके अंदर एक्स्ट्रा होती हैं अमंग जो उसके कंटेम्प्रेरी रहते हैं उनसे। तो गोगू श्यामला का आप जैसे ही इनकी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे तो टाइप ऑफ स्ट्रांगनेस यू फील इन यू, राइट। सो सी एग्जैक्टली दलित बेसिकली महिला, जो विद्युत महिला जो है, बेसिकली दलित महिला विद्युत संगम जो है आंध्र प्रदेश का, उसके साथ कहीं ना कहीं इन्होंने वर्क किया है। विमेंस कलेक्टिव एंड ग्रास रूट्स एक्टिविज्म है,
ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के साथ इनका एसोसिएशन है। तो मैं आपको बता दूं इनकी जो राइटिंग्स हैं वो कम्स डायरेक्टली फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन, विलेज कल्चर एंड ऑफ कोर्स फोक मेमोरी से आ रही हैं, एंड रियल लाइफ जो दलित विमन है उनके एक्सपीरियंस से उठाकर इन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी हैं, जिसमें शी एक्चुअली यूजेस मतलब तेलंगाना डायलेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट शी यूज इन हर राइटिंग्स। और थीम जो इनके रहते हैं वो डिग्निटी, ऑनर, लेबर, हंगर, इन सभी से एसोसिएट रहते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इन्होंने विलेज लाइफ और पावर स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं फोकस किया है अपनी राइटिंग्स में। अभी जो इनके मेजर वर्क हैं उसमें आपने फर्स्ट वन ध्यान में रखना है, फादर मे बी एन एलिफेंट एंड मदर ओनली अ स्मॉल बास्केट। तो आप एक एलिफेंट का फिगर बना सकते हैं और दूसरी तरफ आप एक बास्केट बना सकते हैं, दिस इज़ द टाइटल। जो फादर हैं वो क्या है, एलिफेंट हैं, बट मदर क्या है, ओनली अ स्मॉल बास्केट। होप यू अंडरस्टैंड और सिम्बोलाइज दिस पर्टिकुलर टाइटल रिटन बाय 2020 में पब्लिश हो रहा है, 12 में इनका जो आपकी गोगू है, इनका ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इट इज़, ठीक है। फादर क्या है, बी एन एलिफेंट, लेकिन मदर क्या रह गई, अ स्मॉल बास्केट। बट आप देखेंगे इन्होंने ये जो टाइटल है, मैं लिख देती हूँ, देखो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, फादर मे बी एन एलिफेंट एंड मदर ओनली अ स्मॉल बास्केट। बास्केट के बाद इन्होंने कोमा देन बट करके शी यूजेस दिस ब्लैंक स्पेस, 3 डॉट्स, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, 3 डॉट्स शी लेफ्ट देयर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, 3 लेफ्ट इन्होंने डॉट किए हैं यहाँ पे, और बट करके इन्होंने इस टाइटल को ऐसे ही छोड़ दिया। ये इनका कलेक्शन है, तो इसमें इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है, मोस्ट फेमस वर्क में कंसिडर किया जाता है इनके, जिसमें मतलब इन्होंने दलित चिल्ड्रन, दलित वुमेन की एवरीडे जो लेबर लाइफ थी, उनका हंगर, उनका सर्वाइवल, ह्यूमिलिएशन जो अपर कास्ट के साथ अपर कास्ट ने किया उनके साथ, उनकी स्ट्रेंथ, उसके बाद डिग्निटी, किस तरीके से उनकी मार्जिनलाइज लाइफ रही, ओवरऑल शी डिस्कस्ड और डिपिक्ट इन दिस रूरल तेलंगाना, जो बेसिकली इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इन दिस, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, वैसे यही इंपॉर्टेंट है, और इसी के भी हाल पर मैं आपको बोल रही थी कि दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो राइटर हैं तेलंगाना से ओवरऑल। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओरिजिनली ये तेलुगु में लिखती हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड जो इनका फेमस कलेक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 2012 में आया है, और नो नीड टू जस्ट स्टडी। आप देखेंगे कि इनके जो वर्क्स हैं ना उसमें आपको मैचिंग्स में एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं फ्रॉम द गोगो। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव मीना कंदस्वामी। कंदस्वामी मैं इनको बोलती हूँ, वैसे तो कंदसामी है ये, ठीक है। 1984 इनका ईयर ऑफ बर्थ है, कीप इन योर माइंड। और इनका जो बिलोंगिंग है इट्स फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु से इनका एसोसिएशन है। दलित राइटर है, फेमिनिस्ट है, ऑफ कोर्स पोइट है, ट्रांसलेटर है, एंड एक्टिविस्ट भी है, ठीक है। सो मीना कंदस्वामी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंटेम्प्ररी, पॉइंट टू बी नोटेड, कंटेम्प्ररी है ये आपकी, शी प्रेजेंट नाउ कंटेम्प्ररी फेमिनिस्ट, दलित फेमिनिस्ट वॉइस में कंसिडर की जाती है, दलित फेमिनिस्ट वॉइस में इनको कंसिडर किया जाता है। मीना का बहुत मतलब इनका डार्क मतलब थोड़ा सा डार्क फेस है इनका, लाइक शी मतलब जो एक कलर कॉम्प्लेक्शन है इनका थोड़ा सा डार्क है, बट यू सी शी इवन दो कॉन्फिडेंट अलॉट, ठीक है। तो मतलब इन लेडीज़ में जितनी भी राइटर्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, आप देखेंगे कि ना मतलब इनके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। आप इनका फेस देखना कभी भी, चेक करना गूगल पर, आप देखेंगे हाउ शी ऑलवेज कॉन्फिडेंटली, जब भी वो कोई भी पिक्चर क्लिक कराती हैं तो शी कंसीडर हर सेल्फ, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल वन, ट्रस्ट मी। और दिस इज़ द एक्चुअल मतलब फीलिंग जो वो बेसिकली कंसीडर करती हैं। ऐसा एक अगर मैं नॉर्मल विमेन के लिए बोलूँ, अगर उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क रहता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो लेवल रहता है ना, इट्स ऑलवेज डाउन एनी हाउ, वो ऐसा बोलेगी नहीं मगर शी फील्स इनिशियली राइट। लेकिन आप मीना में देखेंगे कि शी इज़ रियली टैलेंटेड वुमन राइट। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन से
पर्सपेक्टिव। और इनके जो फादर थे ना वो प्रोफेसर थे एंड इनकी जो मदर थी वो नर्स, मैं थी नहीं बोलूँगी सॉरी, इनकी जो मदर है वो मतलब नर्स हैं। डिस्पाइट एन एजुकेटेड बैकग्राउंड शी विटनेस्ड एंड एक्सपीरियंस कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। आपको पता है ये चाइल्डहुड से ही इन्होंने इस एक्सपीरियंस को फेस किया, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, इवन दो इनके फादर प्रोफेसर हैं और इनकी जो मदर है वो नर्स हैं, राइट। इन्होंने स्टडी किया इंग्लिश लिटरेचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्होंने स्टडी किया। एंड आप देखेंगे इनको फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट, दलित राइट्स, एंटी कास्ट आइडियोलॉजी टाइप्स ऑफ टॉपिक को कहीं ना कहीं टारगेट करती हैं, ओपन चैलेंज करती हैं पेट्रियार्की को और उसके वायलेंस को, राइट। तो आप देखेंगे शी इज़ रियली ब्रिलियंट ऑथर। और इनके जो पोइट्री कलेक्शंस में देखिए, इनको आपको अगर स्टडी करना है तो इनके आपको 2 और 3 वर्क्स को प्रिपेयर करना है। मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास पेपर है। सो अगर मैं इनके पोइट्री कलेक्शन की बात करूँ मीना के, ठीक है, कभी भी किसी राइटर को स्टडी करो ना, उस राइटर के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा हम लोगों को कहीं ना कहीं एक टच मिलता है कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा हम इमोशनली टच्ड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर राइटर से। और उसके बाद जो हमें इंटरेस्ट आता है ना स्टडी में, वो एक अलग लेवल का होता है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे तो आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हो मुझे इतना सारा पढ़ना है, आप ये कहेंगे येस आई हैव टू स्टडी मोर अबाउट लिटरेचर, राइट। सो ओवरऑल जो इनका ये टच है दैट्स 2006 पब्लिकेशन। फर्स्ट इनका पोइट्री कलेक्शन है जहाँ पर इन्होंने कास्ट वायलेंस, अनटचेबिलिटी, ऑफ कोर्स दलित फीमेल बॉडी को बेसिकली इन्होंने टारगेट किया है। एंड देन आफ्टर शी रॉट मिसेस, मैं लिख देती हूँ मिलिटेंसी, मिसेस मिलिटेंसी। पता है मेरे को जिस भी राइटर की राइटिंग्स बहुत अच्छी लगती थी ना, मतलब मुझे टॉपिक्स, और जब मैं कुछ स्टडी करती थी और मुझे लगता था कि नो रियली जैसे वर्जीनिया वुल्फ को मैं बहुत पसंद करती हूँ उनकी राइटिंग्स को। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया लास्ट ऑफ हर लाइफ, वाई शी कमिट सुसाइड। इतना ज़्यादा मतलब उनका लेवल अप हो चुका था, इवन दो शी हैज़ नो एनी प्रॉब्लम विद हर हस्बैंड, इवन दो यू नो, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर की डेथ देख ली थी, अपनी सिस्टर की डेथ देख ली थी बहुत यंग एज में। तो काइंड ऑफ मतलब उनका एक एक्सपेक्टेशन जो था वो फुलफिल नहीं हो रहा था लाइफ से, सो शी डिड सो आई गेस। तो बेसिकली जब मतलब हम कभी भी किसी राइटर के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो मैं ज़रूर से उनकी पिक्चर्स वगैरह को सर्च करने लगती हूँ कि उनको मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ शी लुक्स लाइक व्हेन शी अलाइव, और एसोसिएटेड उनका एसोसिएशन कहाँ कहाँ से था। तो ये सभी चीज़ें ना मुझे उनसे रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं उनको मेमोराइज़ करने में बहुत हेल्प करते थे, ट्रस्ट मी। अभी ये जो मैं मीना के बारे में बता रही हूँ, मीना कंदस्वामी के बारे में, इनका भी मैंने पिक्चर सर्च किया था तो आई सॉ हर फेस और आई सी कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली शी क्लिक इन एवरी पिक्चर, स्माइलिंग फेस इनका रहता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे। अभी जो इनका ये नेक्स्ट है गाइस, मिस, नॉट मिसिस एक्चुअली, मिस इट इज़, मिस मिलिटेंसी, जो इनका 2010 में आया है। ये बेसिकली इन्होंने रीटेल किया है तमिल एपिक्स को और मिथ को फ्रॉम फेमिनिस्ट दलित व्यू पॉइंट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना, मतलब रीराइट किया है स्टोरीज ऑफ जो बेसिकली द्रौपदी एंड सीता, राइट। तो उन्हीं की स्टोरीज़ को क्या किया है इन्होंने रीराइट किया है, जिसमें इन्होंने अटैक करना है, पॉइंट आउट किया है, अटैक किया है एट पेट्रियार्की को एंड रिलीजन जो बेसिकली मैथोलॉजी है कहीं ना कहीं उसको। और मैं आपको बता दूं इनका जो ये वर्क है मिस मिलिटेंसी, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। तो ओवरऑल आप इनके 4 और 5 वर्क्स देख लीजिएगा। एंड इनका एक नॉवल भी है, देखिए जो आपसे एग्जामिनेशन में मैचिंग्स में पूछा गया था, द गिप्सी गॉडेस। मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, द जिप्सी और गिप्सी, इट इज़ द जिप्सी गॉडेस, ठीक है, गॉडेस। ये इनका देखो 2014 में आया था और एग्जामिनेशन में आपको मैचिंग क्वेश्चन में पूछा है। एक्सपेरिमेंटल इनका ये नॉवल है, इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर ना बेसिकली उन्होंने 44 जो दलित लेबर्स हैं उनको किस तरीके से बर्न कर दिया गया था जिंदा लैंडलॉर्ड्स के थ्रू, उस पर्टिकुलर वायलेंस को इन्होंने, उस हिस्टोरिकल वायलेंस को इन्होंने एक्सपोज किया है। बेसिकली कम्युनिस्ट मूवमेंट, दलित लेबर एक्सप्लॉइटेशन, नॉन लीनियर नैरेटिव, तो एसोसिएटेड इनका ये बेसिकली द जिप्सी गॉडेस है। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल नॉवल है इनका ये, आप इसको प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। एंड व्हेन आई हिट यू, ये भी इनका एक फेमस नॉवेल्स में से एक है।
ठीक है, जहाँ पर इन्होंने मैरिटल वायलेंस के बारे में बेसिकली शी टॉक्स अबाउट। ये इनका आफ्टर दैट आया है, 2017 में आया, ये 2014 में आया इनका, और 2017 में इनका व्हेन आई हिट यू करके आया, जिसका कंप्लीट टाइटल अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर्स एज अ यंग वाइफ, 2017 में, जो मैरिटल वायलेंस को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इनका एग्जीक्यूटेड कैडवर्स भी मिलेगा, जो 2019 में इनका एक्सपेरिमेंटल फिक्शन आया है। तो ओवरऑल इनके कुछ आपको वर्क्स देखने, अच्छा इनके एसेज भी ज़रूर से देखिएगा, इनकी ट्रांसलेशंस भी इन्होंने दी हैं, तो आपने ओवरऑल इनको थोड़ा सा खुद से ऑन स्टडी करना है मीना को। सो अभी मेरे जो लास्ट हैं फ्रेंड्स, नंबर 16, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जो टाइम लाइन है दैट इज़ 1950 ईयर ऑफ इनका बर्थ है, एंड उत्तर प्रदेश से इनका एसोसिएशन है, वाल्मीकि कास्ट से ये बिलोंग करते हैं, एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी कि ये राइटर भी है, पोइट भी है, एक्टिविस्ट भी हैं, और इनका जो एसोसिएशन है इट इज़ फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज। और इनका जो एक वर्क आया था जूठन, जिसका मैंने आपको डिस्कस भी किया था एग्जामिनेशन में, आपसे प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिला है, इसको आपने प्रॉपर स्टडी करना है। मैंने वहाँ पर भी आपको डिस्कस किया था अबाउट दिस, इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है, वाल्मीकि कास्ट से या फैमिली से इनका मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि का एसोसिएशन है। और बहुत ही व्हेन ही वाज यंग, जब ये चाइल्ड थे, तो इन्होंने कास्ट ह्यूमिलेशन को फेस किया है। स्कूल में किस तरीके से इनसे सफाई करवाई जाती थी, दूसरी जगह बिठाया जाता था दूसरे बच्चों से, एंड इनको अब्यूज़ किया जाता था। ठीक है, और जो भी कुछ झूठा कुछा होता था ना, कि जो एक जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, तो इनको वो दे दिया जाता था खाने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे इनका जो ये जूठन है 1997, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका ऑटोबायोग्राफी है, मोस्ट फेमस एग्जाम इम्पॉर्टेंट बुक है, और जिसका मीनिंग भी एक्चुअली लेफ़्ट ओवर फूड ही है, इटन बाय दलित एंड ह्यूमिलिएशन। भाई दलित लोगों को लेफ्ट ओवर फूड दिया जाता था, जूठन दी जाती थी, क्योंकि दे कंसीडर्ड, अपर क्लास के लोग ये कंसीडर करते थे दे आर एक्चुअली फॉर दी लेफ्ट ओवर फूड को खाने के लिए इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो कास्ट ह्यूमिलेशन बचपन से, अनटचेबिलिटी स्कूल से, पॉवर्टी, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, किस तरीके से इन्होंने फेस किया अपनी कंप्लीट लाइफ में, ही डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट दलित ऑटोबायोग्राफीज में से एक है, लेकिन हिंदी। तो ओवरऑल आप देखेंगे मैंने आपको सभी लैंग्वेजेस की जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफीज़ हैं सजेस्ट किया है अपनी इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर इसे वो आपने शुरू से लास्ट तक देखा है, आप देखेंगे, यू पाएंगे योर सेल्फ कि यू रियली हैव डन विद ललित लिटरेचर, कुछ तो एटलीस्ट यू स्टडीड अबाउट इट। ओके, तो जूठन के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कई बार डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इनका सफाई देवता वर्क दिख जाएगा, जो इनका पावरफुल बुक है, डॉक्यूमेंटिंग है लाइफ पर, स्ट्रगल पर, वाल्मीकि कम्युनिटी बेस्ड ऑन, जो इनका 2013 में आया था। अपार्ट फ्रॉम इन्होंने पोइट्री कलेक्शन भी दिया है, बस बहुत हो चुका करके, अब और नहीं, एंड टाइप ऑफ इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे घुसपैठिया हो गया, सलाम हो गया। ठीक है, तो मैं अपनी पास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ कंप्लीट ओम प्रकाश वाल्मीकि को ऑलरेडी, और ये शायद मेरा सेकेंड एंड थर्ड टाइम है वेयर आई डिस्कस अबाउट ऑल द राइटर्स। मैंने सबको डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, बट बिकॉज वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिसम्बर, तो आई हैव डिसाइडेड वाई नॉट वी आर जस्ट include some major facts according to updated syllabus. That's why I again just include this particular video of mine. Okay, तो overall यहाँ पर guys मैंने आपको top 16 important दलित जो आपके राइटर्स हैं, फीमेल राइटर्स हैं, ओवरऑल आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल्ड, जो भी आपको रेलिवेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सी भी बहुत टाइम हो चुका है और मैं कंटिन्यूसली जब से बोले जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ना आपके लिए कुछ स्टेटमेंट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, ट्रस्ट मी ये इतने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, आप मान के चलिए दीज आर दी PYQs। मैं आपको PYQs को सॉल्व कराने का मैंने एक न्यू वे क्रिएट किया है, स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे। ओवरऑल ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है, और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी अपना हर स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, आपका जितना भी दलित लिटरेचर हम लोगों ने आज स्टडी किया, आई नो अगर मैं भी आपको पूछूंगी मीना ने कौन सा वर्क लिखा, ओम प्रकाश ने क्या बात की, और क्रिश्चियन वुमेन कौन थी जो बेसिकली क्रिश्चियन को एक्सपोज करी थी, तो अब आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ओनली वंस रीडिंग से वी कैन नॉट स्टडीड एट ऑल। आफ्टर स्टडिंग और कुछ जब समय हो जाता है तो 70% एंड देन उसके बाद रिड्यूस होता रहता है, हमने परसेंटेज स्टडी किया है। ठीक है, तो उसको रिवाइज करने के लिए ही मैंने ये सेकेंड निकाला है, जिसको मैं आपसे फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, आफ्टर वॉचिंग दीज कंप्लीट स्टेटमेंट्स ऑफ माइंड
you have done with your Dalit literature completely. No need revision, no need study again, only sit in your examination and answer the questions. Right? Close your eyes and answer the question. Okay? We will meet in next video, guys. Till then, bye-bye. Do like this video and comment me below. If you want any of your further topic explained by me कि मैं आपको explain करूँ, I'll just suggest you in a simple language. Just comment me और चैनल के साथ जुड़ें so that you guys can practice yourself. If you have desire to get these complete notes of mine, so you have to join the membership of my channel, from where you guys can get not only these but अदर नोट्स जो भी ऑन डेली बेसिस मेरी वीडियोस आता है, उनका जितना भी नोट्स अगर आपको रिटर्न चाहिए, पीडीएफ फॉर्म्स चाहिए, तो उसके लिए आपने स्कॉलर सेकंड परचेज करना होगा. इट्स वेरी चीप प्राइस, यू गाइज कैन गेट. सो ओवरऑल वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.